Hello and welcome. This is the seventh video in this series in which we are studying judgments, important judgments in Indian polity. My name is Pawan, and in today's judgments, one thing that is common is reforms. So we'll study two important cases, two important judgments today. One is Prakash Singh case, and the other one TSR Subramanian. Now, both of these cases are very important for your civil services preparation. One is for police reforms, the other one is for civil service reforms. कहाँ यूज कर सकते हो आप? Obviously, answer writing में wherever you have scope for writing something about civil services reforms or police reforms, you can use it two ways. One, you can mention the name if there is less scope. If there is more scope, the question itself is on police reforms and civil services reforms. You can directly copy these points and of course refer to it in the text of your answer. Okay, so we'll study it one by one, and both these gentlemen are very high placed people. See, Prakash Singh was a DGP, Director General of Police in Uttar Pradesh, very big post. Similarly, TSR Subramanian, ही वॉज कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. तो ये जो बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एनीवेज, before we move forward, something I have written here, and this will be very helpful in your ethics exam. See, this is also police and civil services reforms or police and civil services changes are also part of your ethics syllabus. Okay, so कुछ चीजें हैं वो जो ध्यान में रखनी है. गुड गवर्नेंस किसको बोलते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे 7 चीजें, एक्चुअली दीज आर, एक कमेटी बनी थी यूके में, लॉर्ड नोलन कमेटी. तो उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, दीज आर दोज रिकमेंडेशंस की ये 7 चीजें एक्चुअली गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी हैं. क्या क्या चीजें हैं, इनको रट लेना, याद कर लेना, इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एथिक्स एग्जाम. ओके, सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, accountability, openness, honesty, and leadership. Now, people get confused in many of these things. For example, what is leadership? It's a very you have a very nebulous idea or very fuzzy idea of what is leadership, right? Similarly, what is integrity? Many of you do not know what is integrity and what's the difference between integrity and honesty. सो ट्राई करना इनको पढ़ने का, कम से कम इनकी डेफिनेशन पढ़ना एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. 7 प्रिंसिपल्स, प्लीज रट्टा मार लो इनका, एकदम घोट के पी जाओ. चलो, अब आते हैं प्रकाश सिंह केस पे, विच इज द फर्स्ट केस विल बी डिस्कसिंग टुडे. नाउ, आज की डेट में इंडियन पुलिस जिस एक्ट से गवर्न होती है, जो एक्ट इंडियन पुलिस को गवर्न करता है, उसको बोलते हैं प्रकाश सिंह, सॉरी, Indian Police Act of 1861, right? So what happened is, ये कब बना था आपको याद होगा, एक आदमी था लॉर्ड मैकाले. लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, उसकी अध्यक्षता में, प्रेसिडेंटशिप में, चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया, लॉ कमीशन, और उसने बोला कि आप एक्सप्लोर कीजिए पॉसिबिलिटीज कि किस तरह से इंडिया में पुलिस की गवर्नेंस की जाए. 1861 में केवल इसके लिए ही नहीं, यू विल सी इवन द आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सब कुछ वहां पे बने थे. लेकिन कुछ कुछ चेंजेस, जैसे सीआरपीसी नया आ चुका है, लेकिन इंडियन पुलिस एक्ट अभी भी पुराना है, 1861 से ही चल रहा है. सोचो, 160 ईयर ओल्ड दिस लॉ इज ड्राइविंग. तो आज की डेट में जो हमारी पुलिस है वो कैसे मॉडर्न हो पाएगी. ठीक, एनीवेज, 1977 में गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया और एक कमीशन अपॉइंट किया, नेशनल पुलिस कमीशन, और उसको बोला कि आप रिपोर्ट्स दीजिए. 1979 से 81 के बीच में उसने रिपोर्ट्स दी. सी, 1977 में क्यों किया होगा, व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ चेंज इन गवर्नमेंट इन 1977. यू ऑल रिमेंबर इमरजेंसी, एंड देयर आफ्टर जब नई गवर्नमेंट आई थी जनता पार्टी की, तो उसने कुछ स्टेप्स लिए थे कि किस तरीके से गवर्नमेंट की अनलिमिटेड पावर को कम किया जाए. सो पुलिस रिफॉर्म्स की भी जब हम बात करते हैं, तो वहां पे पुलिस में जो अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर का इंटरफेरेंस होता है, उसको रिफॉर्म करने की बेसिकली हम बात करते हैं. एनीवेज, 1996 में उस समय पे प्रकाश सिंह जो फॉर्मर डीजीपी थे, ये रिपोर्ट, क्योंकि पुलिस कमीशन की अब इम्प्लीमेंट हुई नहीं थी और वो बीएसएफ के भी डीजीपी रह चुके थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर में एक रिट फाइल करी, मैंडेमस की रिट फाइल करी, और बोला
कि भैया आप डायरेक्शन दीजिए कि किस तरीके से एक मोर अकाउंटेबल पुलिस बनाई जा सकती है, किस तरीके से पुलिस को ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए। वो जरूरी है कि कोर्ट इसमें डायरेक्शन दे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप कुछ नहीं कर रही। आर्ग्यूमेंट क्या थे? पहली चीज, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स due to non-enforcement and discriminatory application of laws, and powerful people are not held accountable in the current जो अभी regime चल रहा है, current system चल रहा है, ठीक है। आपको याद होगा किसी टाइम पे जब मूवीज बनती थी, विशेषकर आप देखोगे मिथुन चक्रवर्ती जिनमें एक्टिंग करते थे, तो पुलिस उसमें बहुत ही क्रूर और क्रूअल टाइप की दिखाते थे कि किस तरीके से ला के किसी को भी पीट दिया, राह चलते। जैसे अभी भी दिखाते हैं ना, सलमान खान की मूवीज आती है दबंग वाली, कि कुछ भी कर दिया, किसी को भी उठा लाए, किसी को भी मुर्गा बना दिया। सो फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है पुलिस कई जगह पे। एंड दिस इज एक्चुअली नॉट पुलिसमैन के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट आई एम टेलिंग यू कि सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी है, सिस्टम इतना अकाउंटेबल नहीं है। और ये जो है ना, ट्रेडिशन चल रहा है 160 साल से, 150 साल से। एनीवेज, लॉज का क्योंकि डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा है, जो पावरफुल लोग होते हैं कई बार वो छूट जाते हैं, ठीक है। और ये सबको पता है कि जो अगर आप पावरफुल हो तो पुलिस आपको सल्यूट करेगी। बेसिक रीजन, क्योंकि हमारे प्रोसेसेस बहुत पुराने हैं। पुलिस एक्ट हमारा 1861 का है। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रिफाइन स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ पुलिस, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंट कोर रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन। सी, ये पता होना चाहिए कि पुलिस का काम क्या होता है। ये मतलब आपको लगता है कि पुलिस का काम है आकर के, क्या उसका काम ट्रैफिक मेंटेन करना है, क्या उसका काम इन्वेस्टिगेशन है, क्या उसका काम प्रोसिक्यूशन है? बहुत सारे अलग अलग काम है पुलिस के। फॉर एग्जांपल, क्राइम को प्रिवेंट करना, क्राउड कंट्रोल करना, क्राइम अगर हो जाए तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूशन करना, ट्रैफिक संभालना, प्रोटोकॉल देखना। उसने बोला कि भैया इतने सारे काम पुलिस नहीं कर सकती है, इसलिए आप डिफाइन कीजिए कि पुलिस का फंक्शन क्या है, उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। ओके। और बोला कि देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राउड कंट्रोल करना एक अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन करना क्राइम की एक अलग चीज है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप एक अलग पुलिस बना लो, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाओ, ऐसे उनके आर्ग्यूमेंट थे। यूनियन और स्टेट और यूनियन टेरिटरी सबको बुलाया गया कोर्ट में, सबने बोला कि नहीं भाई, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करके देख लो। जजमेंट आया अल्टीमेटली। और आर्टिकल 142 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, आई एम टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में कर लेना। तो आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, सबको डायरेक्शन दी। उन्होंने बोला पहली चीज कि भैया एक कमेटी बनाओ। देखो, सरकार में कोई भी काम होता है तो एक कमेटी होती है, कमीशन बनता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए, जिससे कि ये इंश्योर हो कि पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। इट विल बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, मे बी होम मिनिस्टर और डीजीपी, एंड सॉरी, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डीजीपी जो होंगे वो उसके सेक्रेटरी होंगे, और ये पॉलिसी डायरेक्शन देंगे। सबसे ऊपर एक कमीशन जो पॉलिसी डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। ओके। डीजीपी जब सेलेक्ट करेंगे तो आप पॉलिटिकल प्रेफरेंस के बेसिस पे नहीं करेंगे, आप 3 लोगों का एक पैनल बनाएंगे, उनमें से एक डीजीपी सेलेक्ट करेंगे, और मिनिमम उसको 2 साल का टेन्योर देंगे। पुलिस में भी होता क्या है कि आप एक थाने पे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पोस्टेड हो, फिर दूसरे थाने पे चले गए, फिर तीसरे थाने पे चले गए, तो आपकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर न होने की वजह से भी ऑफिसर को वहां पे उतना इंटरेस्ट काम में नहीं रहता। तो उन्होंने बोला कि भैया मिनिमम टेन्योर 2 साल का। डीजीपी हालांकि थाने पे नहीं जाता, बट 2 साल रहेगा तो कुछ चेंजेस लेके आएगा। लेटेस्ट से 6 महीने के लिए डीजीपी, तो क्या चेंज लाएगा, ठीक है। फिर आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएचओ तक, जो कि डीएसपी जब आप सेलेक्ट होंगे तो एसएचओ बनते हैं, 2 ईयर का मिनिमम टेन्योर वहां पे होना चाहिए। यानी जितने भी गजेटेड ऑफिसर की बात कर रहे हैं हम, इनको 2 ईयर का टेन्योर कम से कम दिया जाए, ताकि अपनी सीट पे बैठ के कम से कम उसको जान तो लें, और उसके बाद फिर उस पर कुछ काम कर पाए, कुछ इफेक्ट दिखा पाए, ठीक। फिर उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी सेपरेट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज। इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज है, लॉ एंड ऑर्डर एक अलग चीज है, ठीक है। तो उसको सेपरेट रखना चाहिए, उसके लिए एक अलग बॉडी बना देनी चाहिए, पुलिस के पास में वो पावर नहीं होनी चाहिए। एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, जैसे डीएसपी और उनके नीचे की जो रैंक के लोग हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह डिसाइड करने के लिए एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट में किसी मंत्री जी ने फोन कर दिया
तो कहीं भी ट्रांसफर कर दिया, ऐसा ना हो, ठीक है। एक इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हो, एक प्रॉपर तरीका हो, उसके हिसाब से उनको ट्रांसफर किया जाए। इसी तरीके से पुलिस के अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी डीएसपी तक के ऑफिसर्स की शिकायत के लिए, ठीक है। वैसे ही नेशनल लेवल पे एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, जिसमें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस फोर्सेस हैं, कौन कौन सी देखोगे, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे आपकी एक फोर्स है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, या फिर आप देखोगे एक सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए पर्टिकुलरली पुलिस बनी हुई है। तो इन सब के लिए, इन सब के चीफ सेलेक्ट करने के लिए, इनके डीजी को सेलेक्ट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन हो, और उनका भी मिनिमम 2 साल का टेन्योर होना ही चाहिए। तो ये सारा का सारा उसका जजमेंट था। इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट एंड पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन इस जजमेंट को फॉलो ढंग से नहीं किया गया है। आई रिमेंबर 2016 में या 17 में प्रकाश सिंह का आर्टिकल आया था। उन्होंने बोला भाई साहब 20 साल हो गए हैं मेरा जजमेंट आए हुए और आज तक मेरी ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं हुई है। द हिंदू में आर्टिकल आया था, ठीक है। सो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इसको फॉलो नहीं करता। वाई? बिकॉज पुलिस पे अभी कंट्रोल है। अगर आपने उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दिया तो आप पुलिस को डराओगे कैसे? डराओगे नहीं तो अपना काम करवाओगे कैसे? उसी तरीके से आप देखोगे कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी पुलिस पे अपना कंट्रोल पूरी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती है, ठीक है। बाकी हालांकि इसमें जो मेजर चीज है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। ओके, नेक्स्ट केस पे आते हैं। दिस इज टीएसआर सुब्रमण्यम केस, राइट। सो टीएसआर सुब्रमण्यम केस जो है, टीएसआर सुब्रमण्यम वाज अ फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर थे, ठीक है। एंड उन्होंने 82 रिटायर्ड ऑफिसर्स को अपने साथ में ले करके एक पीआईएल फाइल करी गवर्नमेंट के पास में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव है सिविल सर्विस का रिफॉर्म्स। प्रकाश सिंह पुलिस से थे तो उन्होंने पुलिस रिफॉर्म की बात करी। ये भाई साहब पुलिस से नहीं थे, ये भाई साहब क्योंकि सिविल सर्विस से थे तो उन्होंने सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात करी। याद कर लेना, कई बार प्री में सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया टीएसआर सुब्रमण्यम केस किस चीज से रिलेटेड है, या फिर जो अपना प्रकाश सिंह केस है वो किस चीज से रिलेटेड। इट्स वेरी कॉमन, इट मे बी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन पीसीएस एग्जाम्स स्पेशली, पर कभी कभी आपको जो बाकी एग्जाम्स हैं उनमें भी ये देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो उन्होंने बोला कि सेकेंड एआरसी आ गई है, यानी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसके चीफ कौन थे वो पता होना चाहिए। द चीफ जिनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में सब चला था, जो चीफ थे वो थे मिस्टर वीरप्पा मोइली, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे। सेकेंड एआरसी के जो हेड थे वो थे मिस्टर वीरप्पा मोइली। और उन्होंने बोला, ये प्रकाश सिंह ने बोला कि भैया हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिविल सर्विस शुड बी फ्री ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जैसे पुलिस में प्रकाश सिंह ने बोला, टीएसआर सुब्रमण्यम में उन्होंने भी यहाँ पे यही बोला, और बहुत ही सिमिलर सी आपको इसका जजमेंट और रिकमेंडेशन मिलेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत कुछ अलग है, बहुत सारी सिमिलर चीजें पुलिस और इन रिफॉर्म्स में, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में। एनीवेज, उन्होंने बोला कि सिविल सर्विसेज बोर्ड की नियुक्ति, एक अपॉइंटमेंट होना जरूरी है जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग इनके थ्रू हो सके। दूसरा, फिक्स टेन्योर बहुत जरूरी है जिससे स्टेबिलिटी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑल इंस्ट्रक्शंस, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, कहते हैं ना कई बार ओरल इंस्ट्रक्शन या ओरल ऑर्डर्स के बेसिस पे कोई काम किया गया, ओरल ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए। केवल रिटर्न ऑर्डर के बेसिस पे, फॉर्मल ऑर्डर के बेसिस पे ही काम होना चाहिए, ताकि आर्बिट्रेरीली कोई भी मंत्री या बड़ा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन किसी सिविल सर्वेंट को ऑर्डर ना दे, ठीक है, वो किसी के उसमें ना आए। गवर्नमेंट ने बोला, हालांकि आप देखोगे तो सिविल सर्विस रूल्स में पहले से ही इसका प्रोविजन है। एनीवेज, गवर्नमेंट ने बोला कि सिविल सर्विसेज बोर्ड इसलिए हम नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जनता के लिए जवाबदेह सरकारें, और जनता के लिए मतलब जनता के प्रतिनिधियों के लिए, यानी विधानसभा और लोकसभा में। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट्स अनटिल एंड अनलेस दे हैव अ मेजॉरिटी इन विधानसभा एंड लोकसभा, देयर कैन नॉट बी अ गवर्नमेंट, राइट। सो उन्होंने कहा कि हम उत्तरदायी सरकार हैं, और उत्तरदायी सरकार अपने हिसाब से, जनता की भावनाओं के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, इसलिए सिविल सर्विसेज बोर्ड नहीं होना चाहिए। एंड बिकॉज गवर्नमेंट का कंट्रोल तो उन पे है ही,
इससे ड्यूअल कंट्रोल होगा और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। फिक्स टेन्योर के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ, ये हम मानते हैं इस बात को और इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहली चीज कि वर्बल ऑर्डर्स की वजह से स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं सिविल सर्विसेज में। पहले ये देखो कैसे अच्छे अच्छे काम लोग करते थे, आजकल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्बल ऑर्डर के बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो केवल और केवल रिटन ऑर्डर के बेसिस पे ही काम होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स जितने भी हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अपॉइंट के लिए अकाउंटेबल हैं, इट इज ट्रू। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर कह दे कि भैया ये लेट अस से आपको कल जाना है और हेलीकॉप्टर से बम बरसा देने, तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू पीपल। सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कहा गया जो कही गई जो बात है वो अंतिम बात नहीं है, वेद वाक्य नहीं है, ठीक है। इसलिए सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाना चाहिए और उसमें हाई रैंकिंग सर्विंग ऑफिसर्स होने चाहिए जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी उसके हेड हो। सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ में स्टेट में उसके चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। और इसके लिए एक एक्ट बनाया जाना चाहिए ताकि ये फॉर्मलाइज हो जाए आर्टिकल 309 के अंडर में। मिनिमम टेन्योर को इंश्योर करना चाहिए और सिविल सर्वेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस हो कि जो कुछ भी ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स में है उसको फॉलो किया जाए या जो आरटीआई रूल्स में है उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। तो सिमिलर चीजें आपको मिलेंगी कि कुछ बोर्ड कुछ ऐसी बॉडी बना दी जो कि उनके पूरे ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट वगैरह को एक तरीके से रेगुलेट करेगी, जैसे पुलिस में किया था, ठीक। इंपॉर्टेंस आज भी ये पेपर पे ही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस एक मॉरल फोर्स की तरह आप कह सकते हो है कि गवर्नमेंट के ऊपर इनकम्बेंट है कि इसको करे। लेकिन फिर भी इस जजमेंट के थ्रू कम से कम कोर्ट ने, इन दोनों जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि काफी समय से अटके हुए थे। और आज नहीं तो कल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑल ऑफ यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज, कि हम लोग कभी ना कभी बदलाव, कभी ना कभी चेंज लेकर के आएंगे। तो ये जजमेंट कभी रेफरेंस पॉइंट के लिए जरूर काम करेंगे, ठीक है। Anyways, this is all for today. Tomorrow also we'll discuss certain judgments which brought reforms into India. कुछ ना कुछ जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कुछ जजमेंट लेकर के आए, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड टिल देन, बाय बाय, आई विल सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।